हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम फिर से कक्षा 8वीं को लेकर पाठ दूसरे को लेकर और शीर्षक हमारा रहेगा कच्छ की सैर, उसे लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, यह सेम 2 का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट भी हमने वीडियो के जरिए देख लिया है, तो हम शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, आसान सा है। एक यात्रा वर्णन है कच्छ का प्रदेश को लेकर, यहाँ पर पूरा वर्णन है वो दिया गया है। हरेश ढोलकिया जो कि इनके लेखक रहे हैं, गुजराती लेखक है और बहुत अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है, ख़ास तौर पर अनुवाद ट्रांसलेट के क्षेत्रों में कहे तो उनका नाम अधिक प्रसिद्ध है। देखते हैं, हम उनका परिचय पहले प्राप्त करते हैं। कच्छ की सैर, वैसे शीर्षक देखें तो कच्छ में जाना है, हमें उनका प्रवास करना है। ठीक है, तो हम सभी मिलकर जाएंगे कच्छ में और देखेंगे कि कच्छ क्या है, कैसा है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले कि हरेश ढोलकिया जो है वो कहाँ के, कच्छ निवासी है। पहले तो कच्छ के ही है ये हरेश ढोलकिया, और अध्यापक थे, यानी कि शिक्षक की नौकरी करते हैं, उनका ये काम करते हैं। इसलिए क्या कहा है, शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, पढ़ाना उनका मूल कार्य। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर, यानी कि गुजराती में अगनपंख, उस नाम से हरेश ढोलकिया जो हमारे ये लेखक हैं, उन्होंने यह विंग्स ऑफ फायर बुक है, उनका अगनपंख नाम से अनुवाद भी किया हुआ है, गुजराती भाषा में मिलती है। ठीक है, फिर शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य, पत्रकारित्व, यह आपका लेखन क्षेत्र रहे। लेखन में उन्होंने क्या लिखा है कि शिक्षण का क्या अनुभव है, संशोधन के लिए लेखन किया है और पत्रकारित्व के लिए। इसके अलावा कच्छ मित्र और सुरखाब, ये दो जो वर्तमान पत्र एक तरह से कहे तो पुस्तक जो है उनमें ये लिखा करते थे। ठीक है, तो यह भी उनका मुख्य भाग है। आपका सृजन कार्य, उन्होंने क्या क्या रचनाएं दी, तो अंगदनो पग, 400% आनंद। इसके अलावा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य, कि शिक्षण से जुड़ा हुआ गुजराती साहित्य भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर, इनकी रचनाओं कार्यों को लेकर एक अच्छा खासा परिचय मिलता है। अब वहाँ से आगे की बात करें तो क्या कहा गया है, प्रस्तुत इकाई यानी कि यह पाठ जो उसमें कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया गया है, जिनमें कच्छ के इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराए। कच्छ के आसपास के जो देखने लायक स्थल है कच्छ के अंदर रहे हुए, तो उनका भी परिचय दिखाया गया है। साथ में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को भी यहाँ विकसित किया गया है कि हमारी संस्कृति क्या थी, कैसी थी, हमारी ये विरासत है, धरोहर क्या है, हमारे देश प्रेम के लिए क्या इसमें हम जान सकते हैं। तो ये सारी बातों से भरा हुआ, यही मूल्यों से गुणों से भरा हुआ ये पूरा पाठ रहेगा। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है, यानी ये समझना भी एक जरूरी है। उनका मूल पुस्तक कौन सा है, कच्छ यात्रा, इस नाम से एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा उन्होंने की हुई, यानी कि पुस्तक लिखा हुआ है। उनका भावानुवाद, यानी कि उनकी मुख्य मुख्य पॉइंट कहे, मेन बातें कहे, तो वो इस छोटे से पाठ के रूप में हमें यहाँ दी गई है। हालांकि पूरा पाठ नहीं है, यानी कि पूरा शब्द से नहीं, उनकी मुख्य मुख्य बातें वो यहाँ पर बताई गई। देखते हैं, सुंदर से 2 चित्र पहले तो दिए गए हैं, और यहाँ यात्रा वृत्त जो लिखा है ऊपर, वो क्या है, हमारा साहित्य प्रकार रहेगा, यात्रा वृत्तांत, यानी कि यात्रा वर्णन साहित्य प्रकार। ऐसे सुंदर से पक्षी वहाँ पर दिखाई देते हैं, ऊँट वहाँ का मुख्य पशु है, उसके सहारे लोग अपना जीवन जीते हैं।
सामान वगैरह की हेरफेर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। यही उनका मुख्य वाहन है रण का, और इन लोगों का भी प्रिय पशु है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पाठ को। क्या क्या हमें देखना जाना है, कच्छ की सैर क्या करनी है हमें। सबसे पहले तो क्या बताया गया है कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। प्रांत यानी कि शहर का है या तो क्षेत्र का है, कि हमारा भारत है बहुत बड़ा, यानी कि विशाल देश है, और ऐसे तो कई सारे देखने लायक स्थल जो है वो भारत में आए हुए हैं, और इन सब का अपना अपना अलग महत्व एवं सौंदर्य है। कि चाहे हम गुजरात के स्थानों को देखें, या तो महाराष्ट्र में चले जाए, या तो राजस्थान में जाए, सभी के अपने अपने स्थानों को लेकर, और उसमें भी प्रत्येक स्थानों की बात करें तो अलग अलग होते हैं, अपना अपना महत्व और सौंदर्य होता है। तो ऐसे तो कई सारे स्थान हैं, तो उन्हीं में से एक गुजरात में, उनमें से एक अनूठा राज्य है। कौन सा? गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। पहले तो क्या कहा, गुजरात भी एक उन्हीं में से राज्य है, और गुजरात राज्य में आया हुआ कच्छ नामक एक विशिष्ट जिला है। वो ऐसा ही दर्शनीय देखने लायक एक क्षेत्र है, एक प्रांत है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। ये गुजरात की देखने लायक जगहों में से एक कहे तो कच्छ है, जो घूमने लायक आकर्षण का केंद्र है। इसलिए यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, कि यात्रा करने वाले, घूमने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक पसंदीदा स्थल है, केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सौंदर्य है, घूमने लायक, प्राचीनता की दृष्टि से देखें, पौराणिक महत्व देखें तो भी कम नहीं है। उसमें भी बहुत कुछ कच्छ के अंदर छिपा हुआ है, रहा हुआ है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। क्या कि कच्छ के अंदर इतने ज़्यादा दर्शनीय स्थान आए हुए, और उसमें भी इतनी विविधता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तु, सौंदर्य, कुदरत देखने को मिलता है, कि जिनके कारण कच्छ को है वो क्या कहा जाता है, म्यूजियम, या तो हिंदी गुजराती में कहे तो संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, यह था उनका परिचय। एक तरह से प्रस्तावना दी गई है। कोई भी पाठ हो तो पहला पैराग्राफ इस तरह से प्रस्तावना बांधी हुई होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही मिला हुआ है। अब कच्छ को लेकर बातें शुरू होती है। क्या कहा सबसे पहले कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जैसे कच्छ की ओर चलते हैं, अंदर जाते हैं, कच्छ में प्रवेश करते हैं, तो दो प्रकार के रेगिस्तान दिखाई देते हैं। कैसे? एक तो छोटा रेगिस्तान होता है, और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। दो अलग अलग भाग है, छोटे और बड़े रेगिस्तान का। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। देखो, किस लिए रेगिस्तान नहीं? क्योंकि वहाँ पर रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान। अनूठा यानी कि सबसे अलग, सबसे कुछ जो कहे तो अनूठा। तो इस प्रकार यहाँ रेगिस्तान है, पर उनकी मुख्य बात क्या है कि वहाँ रेत नज़र नहीं आती। रेत वाला रेगिस्तान नहीं है ये, इसलिए तो ये अनूठा है। फिर क्या कहा, उससे आगे चलते हैं तो सामख्याली आता है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामख्याली क्या है? वो प्रदेश का ही नाम है, उन्हीं का ही एक भाग है कच्छ का। तो जैसे ही सामख्याली जाते हैं, वहीं से ही कच्छ शुरू होता है, इसलिए उसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, सामख्याली को। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है। सामख्याली से फिर उत्तर दिशा की ओर जाना है। वहाँ पर क्या मिलेगा? रापर। फिर उससे आगे देखें तो धोलावीरा। धोलावीरा उसे तो हम जानते हो, कई बार सुना है हमें। क्या है वह? हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। क्योंकि धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है?
क्योंकि वहाँ मोहनजोदड़ो जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति थी कई सारी, जो कि यहाँ आप यदि ठीक से देख रहे हो तो ये वाला जो चित्र दिया गया है वो उसी का ही नमूना है कि कितनी बड़ी शासन व्यवस्था थी, मकान व्यवस्था कहे, रास्ता वगैरह कहे, गटर योजना वगैरह कहे, कई प्रकार से ये शहर एक प्रकार से आधुनिक लग रहा है अभी के समय से। तो उस समय तो उनका कितना महत्व होगा। तो इन्हीं के कारण मोहनजोदड़ो की संस्कृति हमारी अधिक प्रसिद्ध है, जो कि धोलावीरा पर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए धोलावीरा पहले रापर आता है, फिर धोलावीरा, वहीं पर ही मोहनजोदड़ो। और यह स्थान की क्या विशेषता है? 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यह मोहनजोदड़ो जो है, धोलावीरा जो है, 5000 वर्ष पुराना ये स्थान है और अभी भी यह इतने साल पुराने अवशेष है, यानी कि उनके अंश है, भाग है, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। ये ऐसी नगरी है, इनका दर्शन करें एक बार तो भी आश्चर्य हो, हम चकित हो जाए। उस प्रकार का सौंदर्य यहाँ मिलता है। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन होते हुए भी आज के समय अनुसार आधुनिकता के भी दर्शन हम कर सकते हैं। तो ऐसा ये सामख्याली, रापर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, ये पूरा भाग आया हुआ है। इसके आगे चले तो कि सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है। भचाऊ भी एक बहुत बड़ा वहाँ का शहर है, कच्छ का। ठीक है, तो जो बड़ा गांव जैसा नगर है, बड़ा सा गांव वैसे कह सकते, ऐसा वैसे छोटा नगर है वो भचाऊ। वहाँ से गांधीधाम, जो कि औद्योगिक कारखानों का शहर है। भचाऊ से फिर गांधीधाम की ओर जाना होता है, वह भी एक औद्योगिक कारखाना, क्योंकि वहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ है, उद्योग धंधे जो है वो फले फूले हुए हैं, बने हुए हैं। तो इनके कारण ये आधुनिकता का परिचय कराता हुआ गांधीधाम जो है औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। वहाँ के निवासी अभी कौन है? सिंधी प्रजा है। कहाँ से? पाकिस्तान से आए हुए। ठीक है, तो यह अधिक प्रमाण में वहाँ मिलते हैं। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी, यह उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। यह तीन जो नाम बताए क्षेत्र के, वो उद्योगों के कारण अधिक विकसित हुए हैं। इसके अलावा आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला तो सुना ही होगा सबने, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है और बहुत विशेषताओं रखता है। वो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है कंडला। तो कंडला बंदरगाह भी वहीं पास में आया हुआ आदिपुर के। इसके अलावा गांधी स्मृति का स्थान भी वहीं आया हुआ है। इसलिए कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला जब से बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, और जवर कहे आना जाना शुरू हो गया, तब से यह पूरा क्षेत्र है वो अधिक विकसित हो गया। यहाँ की प्रजा जो है वो आगे बढ़ पाई है, जीवन उनका सुधरा हुआ है। तो यह क्या भाग था? सामख्याली की पश्चिम की ओर भचाऊ, फिर गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी, ये सब उद्योगों से जुड़े हुए। इसके बाद की बात करें तो क्या कहा है कि कंडला से दक्षिण की ओर जाते हैं तो फिर भद्रेश्वर, जो कि एक अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। क्या है? भद्रेश्वर का किला वैसे बोला जाता है। तो भद्रेश्वर का ये यात्रा धाम आया हुआ है। शायद यहाँ जो ये फोटो दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पर, वह उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह भद्रेश्वर का जैन वो नहीं, ये वाला फोटो अभी जो स्क्रीन पर है ठीक से देख लेना, ये जिनालय है, यानी कि जैन का जो कहे ना जिनालय कहा जाए तो वह है। तो वह आया हुआ है जैन यात्राधाम, जो कि से संगमरमर से बना 2500 वर्ष जूना 2500
जिनालय है जो भूकंप में खंडित हुआ। कच्छ में जो भूकंप आया था उसमें उनके कई हिस्से को नुकसान हुआ है, टूट गया है, गिर गया है। ठीक है, फिर भी 2500 वर्ष से संगमरमर के जो पत्थर आते हैं ना, आरसपाण जो बोलते हैं हम, संगमरमर जैसे आते हैं, तो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ जैन यात्रा धाम भी आया हुआ है और अब उसके पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों से चल रहा है। यानी कि जब लेखक ने लिखा तब चल रहा था, अब तो कभी से बन गया है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला हुआ है। मुंद्रा, यह क्या था, भद्रेश्वर की बात हुई यहाँ तक। अब आया मुंद्रा शहर, तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा है वो तहसील यानी कि तालुका जो हम बोलते हैं वो तहसील हिंदी में कहा जाएगा। शुद्ध हिंदी शब्द कहे तो तहसील, गुजराती में हम तालुका बोलते हैं। तो मुंद्रा एक वहाँ का जो तालुका है जो एक मुख्यालय की तरह भी काम करता है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली हुई है। मुंद्रा बड़ा शहर है और अनेक उद्योग के कारण विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित है। मुंद्रा बंदरगाह भी है, यह भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, पुरानी इमारतें भी आई जिनके कारण पौराणिक कारण से भी देखें तो उनका बड़ा महत्व है। फिर समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। कहाँ? भद्रेश्वर। फिर उसके बाद मुंद्रा जो कि एक बंदरगाह है, उद्योग वहाँ आए हुए। इसके बाद मांडवी नामक स्थान है, शहर है, वहाँ पहुँचते हैं लेखक। वो भी क्या है, मांडवी भी एक सुंदर बंदरगाह है क्योंकि कच्छ के अधिक भाग है बंदरगाह से जुड़े हुए। तो ऐसे एक हमने कंडला देखा, फिर मुंद्रा देखा और इसके बाद तीसरा ये मांडवी आया। यह भी एक बंदरगाह है और बड़ा प्राचीन नगर भी है, प्राचीन नगर है यह मांडवी। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों, समुद्र तट सभी के कारण है वो अधिक दर्शनीय बना है। एक तो प्राचीन भी है, कई सारे महल आए हुए हैं, पवन चक्कियाँ आई हुई है और साथ है समुद्र किनारा भी उसे मिला हुआ है। तो ये अलग अलग कई कारणों को लेकर यह मांडवी जो है वो अधिक दर्शनीय है, यानी कि बहुत ही देखने लायक जगह बन गई है। यहाँ VRTI नामक ग्रामीय संस्था है। क्या? VRTI यानी कि वहाँ की जो कहते हैं लोकल वस्तुएं जो बनाते हो, हाथ बनावट की कई सारी वस्तु मिलती है ना कच्छ में, तो उनकी यह संस्था है, ग्रामीय संस्था। फिर 72 जिनालय यानी कि 72 जैन यात्रा धाम कहे, जैन धार्मिक स्थल यानी जिनालय, तो वो भी आए हुए हैं। उसके पास ही बिदड़ा नामक गांव भी आया हुआ जो किसके कारण प्रसिद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के कारण। बिदड़ा नामक गांव है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी आई हुई। देखो कच्छ वैसे देखे तो छोटा सा जरा सा है, अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल तक पहुंच गया है इनका छोटा सा गांव। तो यह भी विशेषताएं देखने लायक है। इसके बाद मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो, यह भी समुद्र के किनारे आए हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। वो भी एक सुंदर दृश्य है, वो उत्पन्न करते, आकर्षित करते हैं। तो ऐसे एक गांव समुद्र के किनारे मांडवी के आसपास आगे चलते हुए बने हुए हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है और इस मांडवी से आगे जाते हुए इस गाँव के क्षेत्र में जैन लोग जो है वो अधिक मिलते हैं, उनकी प्रजा है वो ज़्यादा है। नलिया शहर तहसील का केंद्र, नलिया उसे तो हम जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गुजरात में कहे ठंडी का है, ठंड तो नलिया में पड़ती है, इनके कारण नलिया हमने सुना है। तो ये नलिया शहर जो है वो एक तालुका है, तहसील है, इसके लिए वो केंद्र स्थान पर है। और वहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी आया हुआ है। मुख्य बात करें नलिया किस लिए प्रसिद्ध है, एक तो ठंड के कारण हम जानते हैं उसे, और दूसरा भारत की दृष्टि से देखें तो वायुसेना का एक मुख्य अड्डा है, वो भी वहाँ पर आया हुआ है। तो इन अलग अलग कई कारणों को लेकर
कच्छ के ऐसे तो कई सारे भाग हैं कि जिनके द्वारा हम मानो कच्छ को अभी देख रहे हो, साक्षात अनुभव कर रहे हो। ऐसी कई सारी जगह आई हुई है और यहाँ पर हमें हमारे लेखक यह जो है हरेश ढोलकिया ने बहुत अच्छा परिचय कराया हो। मानो कि हम कच्छ की उसी भाग की ओर घूम रहे हो, जा रहे हो। ऐसे शब्दों के साथ इस प्रकार यहाँ चित्र भी दिए गए, उन सभी के साथ वर्णन दिया गया है। ठीक है, और एक आध पैराग्राफ भी देख लेते हैं, फिर शायद पूरा पाठ तो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। पाठ भी अभी तक बहुत लंबा है, इस लेक्चर में तो पूरा होने की संभावना कम है, इसलिए दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। एक आध पैराग्राफ अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, यह चित्र है वो भी बहुत देखने लायक जगह है। यदि गए हो, देखा हो तो देख लेना, कहीं घूमने जाना कभी, देखते हैं क्या लिखा है उसके बारे में। उसके आगे चले, नलिया का जैसे देखा तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर देखा है ना। नारायण सरोवर बहुत प्रसिद्ध है, हम गए भी हो गए आप में से कई लोग। ठीक है, तो ये नारायण सरोवर ये एक अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान नज़र आता है कि धार्मिक भी उनका महत्व है, पुराना भी है और देखने लायक भी है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। नारायण सरोवर है किस समय का है? रामायण, राम जो थे उस समय का है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। ये मंदिर जो आया हुआ है वो कोटेश्वर का है और बहुत ही देखने लायक जगह है। सुंदर सा पूरा मंदिर बनाया हुआ है और इसके लिए क्या कहा जाता है कि जहाँ से रावण गुजरा था। रामायण काल का किस लिए माना जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह कोटेश्वर है, वहाँ से रावण निकला हुआ था, गुजरा हुआ था, एक समय यहाँ उन्होंने बिताया हुआ था, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत का एक प्राचीन स्थान माना जाता है कोटेश्वर। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन करना एक बहुत अद्भुत लाभ का है, तो वो यहाँ पर मिलता है। तो ऐसा सुंदर सा ये भाग कोटेश्वर का भी रहा हुआ है, नलिया का भी ये पूरा भाग है। और वैसे देखें तो कई सारी समझने लायक, सुनने लायक, जानने लायक बातें हैं यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा भी कई बातें बताई गई है, पर हालांकि एक आध पैराग्राफ और भी देख लेते, थोड़ा टाइम अभी बचा हुआ है। ये ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर, वो क्या है? वह एक गुरुद्वारा का नज़ारा है। सिख का गुरुद्वारा होता है ना वो, और इसके नीचे ये दिया गया, उन्हीं का ही परिचय है। देख लेते क्या कहा कि नारायण सरोवर हम गए, उसके आगे देखे तो लखपत नामक गांव आता है, स्थान आता है, यानी कि वो भी एक अति प्राचीन स्थल है। और कहा जाता है कि गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, कि एक समय पर गुरु नानक खुद यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी चरणों की रज से यह भूमि है पवित्र हो गई, और इनके कारण यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है ऐसा गुरुद्वारा भी बना हुआ, आया हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण ये प्राचीन महत्व रखता है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। एक समृद्ध शहर था पर आजकल टूटा फूटा सा है, फिर भी देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह भी बहुत बड़ा नाम है पानद्रो। वहाँ क्या कई प्रकार की खनिजें मिलती है, उसके उत्पादन के लिए पूरे गुजरात और वैसे देखें तो पूरे भारत में एक अलग प्रकार की खनिज उत्पादन के लिए पानद्रो का नाम बना हुआ है। तो यह भी देखने लायक जगह है। साथ ही विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। ठीक है, विद्युत निर्माण पर भी आता है। तो बहुत सारे स्थान आए हुए हैं, हालांकि एक बार रिपीट कर ले तो कौन कौन से मिलेंगे। यहाँ से जैसे देखें तो एक तो रेगिस्तान अलग प्रकार का नज़र आता है जहाँ रेत नहीं है,
फिर सामखियाली जो कि कच्छ का प्रवेश द्वार है, उसके आगे रापर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो जो बहुत ही देखने लायक जगह है। विदेशी यात्री भी यहाँ पर आते हैं तो बहुत देखने लायक। फिर आगे जाए तो भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुरी, फिर कंडला बंदर आता है, वो भी देखने लायक बंदरगाह है पूरा। विदेशों से स्टीमर वगैरह आते हैं। इसके बाद भद्रेश्वर आता है, वो भी बहुत बड़ा स्थान है देखने लायक। तो मुंद्रा, मांडवी, ये अलग अलग कई बंदरगाह है, बहुत ही देखने लायक सारे स्थल है। इसके बाद नलिया शहर है, वायुसेना का मुख्य अड्डा आया हुआ है। उसके आगे जाए तो नारायण सरोवर आता है, जो कि रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कोटेश्वर स्थान भी आता है, उसके लिए कहा जाता है कि रावण भी वहाँ से गुजरा था। फिर लखपत आता है, और इसके बाद पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे तो अभी आधे तक ही पहुँचे, और कई ऐसे विशाल स्थलों को लेकर की महानता है, उनकी प्रसिद्धि है, वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहीं तक ही अभी के लिए हम छोड़ते हैं। अभी पाठ बाकी है, वो देखेंगे। ठीक है, तब तक आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहेगा, और साथ में पाठ भी शब्द से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम वापस मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक आप मेहनत करो, पढ़ो।